नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डीके सर। दोस्तों हम कर रहे थे आपकी 33 श्रेणी अध्याय परीक्षा की बात करते हैं। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए आपकी जो जिस्ट बुकलेट है यानी सार संग्रह है, इसका क्या करते हैं दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे। क्या करते हैं दोस्तों, हम एनालिसिस कर रहे थे यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। और ये विश्लेषण किसके माध्यम से कर रहे थे दोस्तों, वो कर रहे थे हम आपके एमसीक्यू माध्यम से। किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से कर रहे थे। दोस्तों अब तक बात करें इस बुकलेट की तो अपनी क्लास 12 क्लास से कंप्लीट हो चुकी है। लगभग बात करिए 30 क्वेश्चनों का आपका मैटर कवर कर रही थी। कितने क्वेश्चनों का मैटर कवर कर रही थी ये बुकलेट, आपको जो स्क्रीन पर दिख रही है आपकी 30 क्वेश्चनों का मैटर कवर कर रही थी, यानी आपके सिलेबस का मैटर की बात करें तो उसका। और ये वो टॉपिक थे जहाँ पर दोस्तों आपको अंतिम समय में रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण है, यानी कि एक तरह से आपके शॉर्ट रिवीजन बुक मान सकते हो आप इसको, क्योंकि जो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए वही टॉपिक इसमें देंगे, या जहाँ पर पूछने की संभावना ज़्यादा हो वो टॉपिक आप इस बुकलेट के अंदर आपको देखने को मिला होगा। आप सबने पढ़ भी ली होगी, क्योंकि आपके अंतिम समय आज आपके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं दोस्तों। 1 मिनट में हम रिवीजन करना चाहिए। अब तक हमने 12 क्लासों के अंदर क्या किया दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या, राजस्थान का शैक्षणिक परिदृश्य और आरटी। दोस्तों इसके अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो कौन कौन से किए, या हो सकता है किसी दोस्त को रिवीजन करना हो अंतिम समय के अंदर, तो दोस्तों इसके अंदर देखो हमने राजस्थान के जो शैक्षिक परिदृश्य है वो कंप्लीट कर लिया हमने, यानी आपका जो शैक्षिक परिदृश्य के टॉपिक थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए इस टॉपिक के अंदर। इसके साथ साथ दोस्तों आपकी आरटी है, यानी नियम की बात करें एक्ट की 2009 और नियमावली 2011 हमने कंप्लीट की। इसके साथ साथ दोस्तों आपके निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश, निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के नियम वो हमने किए। और साथ साथ इसी के अंदर था दोस्तों आपके बाल कल्याणकारी योजनाएं। कौन सी थी, बाल कल्याणकारी योजनाएं। ये टॉपिक हमने इसके माध्यम से कवर किया दोस्तों, जो आपके लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शैक्षणिक परिदृश्य की बात करें तो शैक्षणिक मनोविज्ञान के आपके जितने भी टॉपिक थे, चाहे शिक्षा मनोविज्ञान देख लो, आपका पहला टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान दे रखा था, शिक्षा मनोविज्ञान हमने कंप्लीट किया। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के बाद आपका दूसरा टॉपिक दे रखा था दोस्तों आपके बाल विकास। कौन सा टॉपिक था आपका, बाल विकास हमने कंप्लीट किया। और तीसरा महत्वपूर्ण टॉपिक दे रखा था दोस्तों आपके अधिगम। कौन सा टॉपिक था आपका, अधिगम था। वही चौथे टॉपिक की बात करें दोस्तों आपका तो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व हो गया। इसके बाद में दोस्तों आपकी बुद्धि हो गई, और कुछ टॉपिक जैसे आपके बालक हो गया और आपका जैसे अभिप्रेरणा वगैरह हो गए, वो आपके टॉपिक थे इसके अंदर, अभिप्रेरणा। तो ये 5 टॉपिक कितने क्लास हो गए दोस्तों आपकी, यानी आपकी जो मनोविज्ञान के जितने भी टॉपिक थे महत्वपूर्ण वो सारे सारे हमने जीएसटी के माध्यम से 2 क्लासों के माध्यम से सारे कंप्लीट किए। यानी जो बुकलेट के अंदर जितनी भी लाइनें दी हुई हैं वो सारी लाइनें आपको एमसीक्यू के माध्यम से कवर करवाई गई, एक भी लाइन हमने नहीं छोड़ी थी दोस्तों। फिर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें दोस्तों, आपको सूचना यानी तकनीकी आईसीटी की बात करें दोस्तों। आईसीटी का हमने सबसे पहला टॉपिक आपका परिचय। कौन सा टॉपिक आपका, आईसीटी का परिचय, यानी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का परिचय था। फिर दोस्तों आईसीटी के प्रकार पढ़े हमने, टाइप्स पढ़े हमने, जैसे कौन से पढ़े हमने, हार्डवेयर पढ़ा दोस्तों हमने, कौन सा पढ़ा हमने, हार्डवेयर पढ़ा दोस्तों। सॉफ्टवेयर पढ़ा हमने, 2 प्रकार के मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर पढ़े, 4 प्रकार के हार्डवेयर होते हैं आपके, 2 प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, ये हमने किया। इसके साथ साथ आपके दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमने किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो क्वेश्चन थे आपके वो सारे के सारे किए। और आपके जो प्रोग्राम वगैरह थे आपके, ठीक है, वो भी इसके अंदर आ गए थे दोस्तों। शैक्षणिक परिदृश्य जैसे कंप्लीट हो गया आपका, जो कोरोना में जो प्रोग्राम चले थे, कोरोना से पहले जो शिक्षा संबंधित प्रोग्राम चले थे और कोरोना के बाद में यानी वर्तमान समय में जितने भी आपके शैक्षिक परिदृश्य संबंधित प्रोग्राम हुए थे वो सारे जैसे हवा महल आपका, SIQ ही आपका, ठीक है। इसके साथ आप शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन वगैरह जैसे जितने भी होते हैं ना आपके, मिशन बुनियाद वगैरह, कल्प हो गया, तो वो सारे के सारे इस क्लास के माध्यम से हमने कंप्लीट कर लिए थे। वो लिखने मैंने शैक्षणिक परिदृश्य लिखा है, तो आपको साथ साथ बता देता हूँ। तो इतना सारा मैटर हमने इसके माध्यम से किया था जो लास्ट टाइम आपके रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण था। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से एक एक पॉइंट को समझाते हुए कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से आपके 2022 के अंदर यानी रीट 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी लिया है साथ साथ, ये 2022 के अंदर पूछा गया था। यानी हर तरह से आपका विश्लेषण करके फिर आपको कंटेंट उपलब्ध कराया गया। जितने अपने पास कंटेंट उपलब्ध कराने का जो सुविधा थी उसके माध्यम से हमने कंटेंट उपलब्ध कराया। आपको कैसी लगी, काफ़ी दोस्तों को अच्छी लगी, जो आपके पर्सनल जो मैसेज करते हैं उन दोस्तों के द्वारा, बाकी कमेंट भी करते हैं। और ज़्यादातर अपनी बहनें जुड़ी हुई है चैनल के ऊपर, तो इन बहनों ने कमेंट करने में थोड़ी सी झिझक होती है, हो सकता है उनका कोई रीज़न हो अपना, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने वही देखती है बहनें, अपने वीडियो वगैरह है। क्योंकि गर्ल्स की एक कॉमन बात है, क्योंकि उनको कंटेंट से मतलब है, उनको ये मतलब नहीं कि डिजिटल बोर्ड चाहिए, हंसी मजाक वाला चाहिए, चेहरा दिखना चाहिए, बीच बीच में मजाक होना चाहिए, वो चीज़ें वो नहीं देखती। उनको सिर्फ ये मतलब है कि कंटेंट हमारा अच्छा होना चाहिए, तैयारियाँ हमें अच्छी होनी चाहिए, और इसी की बदौलत हमारा ये चैनल बहुत ही अच्छा ग्रो भी किया है। तो उनका शुक्रिया भी दोस्तों रीट की सभी बहनों को, और उनको एक साथ साथ बेस्ट ऑफ लक भी, क्योंकि एडमिट कार्ड भी आ चुका है, साथ साथ अपने भाइयों को भी बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। फिर दोस्तों हमने बात की थी अपनी राजस्थान के सामान्य ज्ञान की। किसकी बात की थी दोस्तों, हमने राजस्थान के सामान्य ज्ञान की बात की। तो सामान्य ज्ञान में दोस्तों हम आपकी योजनाएं कंप्लीट कर चुके हैं, योजनाओं की अपनी क्लास हो चुकी है, जिसके अंदर दोस्तों हमने फ्लेक्सिबल योजना थी आपकी 25, फ्लेक्सिबल योजना कितनी थी दोस्तों आपकी
25 फ्लैगशिप योजना थी। इसके साथ साथ दोस्तों हमने जन कल्याणकारी योजना कंप्लीट कर ली, जन कल्याणकारी योजनाएं अपनी कंप्लीट हो चुकी है। तो एक बार बताना जरूरी था कि हमने इस बुकलेट के अंदर क्या क्या टॉपिक कवर किए हैं, यानी इतने दिन से हम रिवीजन कर रहे हैं तो क्या क्या टॉपिक क्या हो सकता है आज कोई दोस्त नया आया हो तो उसे ये पता नहीं कि इस जीएसटी बुकलेट के अंदर उन्होंने क्या क्या टॉपिक खो दिए। ठीक है, यदि उनके पास वीडियो नहीं पूछी या अपने लोगों ने शेयर नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, वो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये हो सकता है कोई नया बच्चा हो, कोई दोस्त हो, वो ये देखे कि इसमें इतने टॉपिक करवा दिए, किस प्रकार से करवाया, कंटेंट इतना पूरा रिवीजन करवा दिया, हमने क्लास न देखे, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ऐसा भी होता है, अफसोस भी होगा, बहुत से दोस्तों को अफसोस भी होगा, ऐसी बात नहीं है। जिन्होंने ये क्लास नहीं देखी ना उनको भी अफसोस होगा, या जीएसटी बुकलेट पढ़ी है और यदि एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं किए तो भी अफसोस होगा जब आपका पेपर होगा और उन चीज़ों के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मैं बोलूँगा, ग्रुप के अंदर प्रूफ तक डालूंगा इस बार क्योंकि लास्ट टाइम तो हमारे पास पीडीएफ वगैरह सेव नहीं करते थे, इस बार तो आपकी पूरी पीडीएफ डाली हुई है, एक एक क्लास की पीडीएफ डाली हुई है, तो सारे प्रूफ आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। उसके बाद हम दोस्तों आपके सामान्य ज्ञान में टॉपिक दे रखा था अपनी राजस्थान पॉलिटी। राजस्थान पॉलिटी अपना टॉपिक है दोस्तों। राजस्थान पॉलिटी के अंदर बात करें अपनी 2 क्लासें हो चुकी है, यानी 1 क्लास हो चुकी है पॉलिटी की। उसके अंदर दोस्तों हमने राज्यपाल किया था कंप्लीट, आपका राज्यपाल कंप्लीट किया, साथ साथ दोस्तों आपके मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद और विधानमंडल भी आपका पूरा कंप्लीट हो चुका था, यानी विधानसभा की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये 3 टॉपिक हम आपके कंप्लीट कर चुके थे राजस्थान पॉलिटी के अंदर, यानी 1 क्लास अपनी ये कंप्लीट हो चुकी थी। आज बात करते हैं क्लास नंबर 13 की। और क्लास नंबर 13 के दोस्तों आज हम आपकी राजस्थान के जो पॉलिटी के जितने भी टॉपिक शेष है वो सारे कंप्लीट करेंगे, जैसा कि हमने पीछे किया था इसके अंदर। उसी प्रकार से बहुत ही शानदार तरीके से प्रत्येक ऑप्शन की व्याख्या के साथ साथ विश्लेषण करेंगे कि भाषा आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं पॉलिटिकल के अंदर। तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके जो 2025 के अंदर पूछे गए थे वो क्वेश्चन है। 2025 के अंदर जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई आपकी और इसके साथ आपकी फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई जून 2025 के अंदर, उनमें जो क्वेश्चन आए थे दोस्तों, इससे पहले संस्कृत विभाग की एग्जाम हुई थी, फिर आपकी सामान्य विभाग की एग्जाम हुई थी, तो उनके जितने भी पॉलिटिकल क्वेश्चन आए थे वो सारे देखने को मिलेंगे। जो राजस्थान से देता हूँ नवीनतम क्वेश्चन है, नवीनतम पैटर्न के आधार पर वो सारे क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं, समझते हैं, देखते हैं, आराम से पढ़ते हैं, धीरे धीरे अपना रिविजन करते हैं और आज आपकी पॉलिटी की अंतिम क्लास होगी। उसके बाद में यदि आप कमेंट करोगे तो आपके सिर्फ इस बुकलेट के अंदर बात करें तो इसका अनुसंधान बच्चे आपके दोस्तों वैसे अनुसंधान अपन पहले कंप्लीट कर चुके हैं कलाम बुकलेट के माध्यम से, और प्रत्येक चिन्ह वाला टॉपिक शेष बचा है, प्रत्येक चिन्ह और आपके खेल खिलाड़ी। यदि आप कहते हो कि इस जीएसटी की है दोस्तों इसमें दिए हुए हैं, यदि इनकी भी एक क्लास करवा दो सर पूरे तीनों टॉपिक के साथ, तो एक क्लास इनकी भी मैं करवा दूंगा, यदि वो आपकी कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं चाहता हूँ कि 4 दिन आप सेल्फ स्टडी करो, कोई भी स्क्रीन टाइम नहीं दो, जितने हो सके उतना रिवीजन करो, उतना ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन आप चाहते हो सर एक क्लास तो देख लेंगे 2-2.5 घंटे की, यदि 2 घंटे तो नहीं लगेंगे, 1.5 घंटे की अपनी क्लास बनेगी, तो मोस्ट क्वेश्चन है, जितने मोस्ट है एक बार नज़र से निकल जाएंगे, तो सारे अनुसंधान से एक एक क्वेश्चन आप हमें करवा दो, साथ साथ टिक लगा के वैसे एमसीक्यू के माध्यम से। तो आप ये चीज़ आप कमेंट में बता देना दोस्त, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल की कल क्लास क्यों नहीं हुई आपकी, कल कभी दोस्तों की मैसेज आएगी सर कल क्लास क्यों नहीं। दोस्तों क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं, क्वेश्चन देखने पड़ते हैं एग्जाम में किस प्रकार से आए, तो उस प्रकार से आपको सारा कंटेंट तैयार किया है पूरे दिन, कल पूरे दिन आपको उसी के लगे हुए थे और इसी वजह से आज अपनी ये क्लास हुई है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपका, ये आपकी देखो विशेष सूची थी, हम कंप्लीट समझ चुके हैं, पीछे हमने क्या क्या पढ़ा है। ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है जो आपके फर्स्ट ग्रेड 2025 में पूछा गया था, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय आपके फर्स्ट ग्रेड के अंदर था दोस्त। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, चलो करते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, बिल्कुल सही, याद कर लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों, आपके अनुच्छेद 214 के अंदर यह वर्णित है, तो बिल्कुल सत्य बात है। अनुच्छेद 216 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या का निर्धारण कौन करेगा दोस्तों, आपका राष्ट्रपति करेगा। कौन करता है, राष्ट्रपति, जो न्यायालयों का जो न्यायाधीश है उनका निर्धारण राष्ट्रपति करता है दोस्तों, तो दूसरा भी बिल्कुल सत्य बात है। कौन से अनुच्छेद के तहत आपके दोस्तों, अनुच्छेद 216 के तहत, किसके अनुसार, अनुच्छेद 216 के तहत। तीसरा ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, अनुच्छेद 230 संसद को किसी संघ शासित प्रदेश पर उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार अथवा अपवर्जन करने की शक्ति देता है, बिल्कुल देता है दोस्तों, किसको देता है, आपका संसद को देता है, तो तीसरा बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 231 के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना राज्यपाल कर सकता है दोस्तों, राज्यपाल नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता दोस्तों, आपके राज्यपाल नहीं कर सकता, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा, यहाँ पर क्वेश्चन उठना चाहिए आपके दिमाग में कि यदि अनुच्छेद 231 के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना
राज्यपाल नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है? तो दोस्तों वो कर सकती है आपकी संसद। कौन कर सकती है आपकी दोस्तों? संसद। किसके द्वारा? एक विधि बनाकर, विधि बनाकर किसके तहत? अनुच्छेद 231 के तहत, अनुच्छेद 231 के तहत, 231 के तहत क्या कर सकती है दोस्तों? ये कर सकती है आपके 2 या 2 से अधिक राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें संशोधन कब हुआ था दोस्तों? इसके अंदर संशोधन कब हुआ था? 231 के अंदर संशोधन की बात करें दोस्तों तो संशोधन होता है आपका 7वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1956 के अंदर। इसके तहत यह प्रावधान किसको दिया गया दोस्तों? आपके संसद के अधिकार दिया गया था। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है दोस्तों? तो आपका पहला सही था, दूसरा सही था और तीसरा सही है। तो 1, 2, 3 कौन से ऑप्शन में जाएंगे? आपके ऑप्शन नंबर 1 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट केयर 2025 का एक क्वेश्चन था दोस्तों। तो सारे के सारे आपके उच्च न्यायालय के अनुच्छेद हो गए जो कलाम की बुकलेट के अंदर ये इतनी लाइनें दी हुई थी। तो बात करते हैं आपके हाई कोर्ट यानी राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करते हैं, ठीक है। कौन से भाग में वर्णन है दोस्तों? आपके भाग 6 के अंदर। संविधान के कौन से भाग में आपके दोस्तों? भाग 6 के अंदर है। और अध्याय कौन सा आपका? भाग 6 के अंदर अध्याय 5 के अंदर इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद की बात करें दोस्तों 214 से 232 तक इनका उल्लेख, अनुच्छेद 214 से 232 तक उनका उल्लेख है। सीधा सीधा क्वेश्चन, सरल सा क्वेश्चन पूछे तो यहाँ से पूछा जा सकता है दोस्त। तो सारी चीज़ें हम साथ साथ कवर करते चलते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से समझ में आया होगा आपका पहला भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें योग्यता के संबंध में बात करना है। देखो जैसे आपको दिखे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता, तो आपको याद होना चाहिए सबसे पहले आपके अनुच्छेद 217। 217 में कौन सा आपका? 217(2) के तहत, यानी 217(2) में क्या है दोस्तों? आपका योग्यता लिखी हुई। अब आपको 217(2) लिखा मैंने, तो आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर फिर 217(1) में क्या है? तो दोस्तों 217(1) में मैंने कल भी बताया था आपको, जब अपनी राज्यपाल और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की क्लास हो रही थी, तो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, किसकी सिफारिश पर करता है दोस्तों? आपके कॉलेजियम की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर करता है दोस्तों? आपके कॉलेजियम की सिफारिश पर। अभी कॉलेजियम भी काफ़ी चर्चा में रहता है इस वर्ष, कॉलेजियम की सिफारिश पर। लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर क्लास अपनी बड़ी बन जाएगी। इन्हीं चीज़ें याद होनी चाहिए आपको साथ साथ। अब बात करते हैं दोस्तों आपके अनुच्छेद 217(2) की। तो अनुच्छेद 217(2) में क्या थी आपकी योग्यता है? अब देखो हमें पूछा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार करते हैं दोस्त। पहला कथन क्या दे रखा है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो बिल्कुल है, बिल्कुल राइट बात है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली आपकी योग्यता बिल्कुल सही है। उसने भारत के राज्य क्षेत्र में, यानी भारत के राज्य क्षेत्र में चाहे भारत सरकार के अंदर काम किया हो चाहे राज्य सरकार के अंदर काम किया हो, लेकिन किसके अंदर? आपके भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक का न्यायिक पद धारण किया हो, ठीक है, न्यायिक पद धारण किया हो, तो बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य है। आगे लाइन और थी मेरे हिसाब से, लिखा नहीं है ना। उसने भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक के न्यायिक पद पर धारण किया हो, तो ये भी योग्यता है बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है। या किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहो। वह किसी एक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक का अधिवक्ता रहो, नहीं दोस्त ये गलत है आपका। या के बाद में ये लाइन आती है आपकी, तो तीसरा ऑप्शन में दे दिया उसको, कोई दिक्कत नहीं, ये याद नहीं आना चाहिए वैसे। किसी एक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक का अधिवक्ता रहो, नहीं दोस्त ये लाइन थी आपकी। जैसे बात करें हम याद करते हैं, किसी उच्च न्यायालय में, ले देता हूँ पूरी, किसी उच्च न्यायालय में, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों या न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहो, 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहो। तो सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी तीनों योग्यता थी
केवल एक न्यायालय में नहीं, देखो केवल एक उच्च न्यायालय में लगातार नहीं दोस्त, तो ये गलत हो जाएगा आपका। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है दोस्तों, तो पहला और दूसरा सही है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 217(2) की योग्यता है आप सभी को पता होगी, एक बार दोबारा सुन लीजिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसके ने भारत के राज्य स्तर में कम से कम 10 वर्ष का न्यायिक पदार्पण किया हो, या इसके अलावा आपकी किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक के न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक देवता रहा हो, तो आपके उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है दोस्तों। तो पहला और दूसरा आपका सही राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति एवं शपथ के संबंध में सही युग्म का चयन कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन पूछा गया है भाई। नियुक्ति और शपथ के संबंध में सही बताना है हमें। तो देखो सबसे पहले तो नियुक्ति की बात करते हैं। नियुक्ति का हमने देखा था दोस्तों आपके अनुच्छेद 217(1) अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अब बात करें दोस्तों शपथ। शपथ का नाम देखते हैं, आपको याद आना चाहिए अनुच्छेद 219। क्या याद आना चाहिए आपको भी, न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर है। सीधा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपका, अनुच्छेद 219 के अंदर सीधा क्वेश्चन आ जाए कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन से अनुच्छेद के अंदर वर्णन किया गया दोस्तों। ऑप्शन आ जाए आपके अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 218, अनुच्छेद 219, अनुच्छेद 220। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका अनुच्छेद 219। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अब बात करें दोस्तों आपकी नियुक्ति कर लेता है कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 217 के तहत। तो दोस्तों हमने देखा अभी इसकी इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, आपके प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, और राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। लेकिन अनुच्छेद 219 के तहत शपथ किसके सामने लेता है दोस्तों, आपके राज्यपाल के साथ, यानी किसी राज्य का जो न्यायाधीश बनता है मुख्य न्यायाधीश, उसको शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, आपके राज्यपाल दिलाता है। आप देख लो आराम से ऑप्शन काट सकते हो। नियुक्ति राज्यपाल करता है क्या, नहीं, शपथ राष्ट्रपति नहीं दोस्त, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है परंतु शपथ राज्यपाल के सामने लेता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सर्वोच्च न्यायालय गलत हो जाएगा, राज्यपाल गलत हो जाएगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है लेकिन मुख्य न्यायाधीश शपथ नहीं लेता है इसके सामने, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखो आपके एसोसिएशन ए और रीजन आर के संदर्भ में सही विकल्प, मैंने कारण और कथन और कारण का मेन क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन आपका आया सेकंड ग्रेड 2025 के अंदर, सेकंड ग्रेड 2025, और कलाम ने भी सारे के सारे वही दिए दोस्तों। आपके रीजन दे रखा है दोस्तों, यानी बात करें आपके इलेक्शन दे रखा है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल राइट। कौन से अनुच्छेद के तहत, आपके अनुच्छेद 217(a) के तहत। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पीछे। अब देखो जिसको पिछला वाला क्वेश्चन आ रहा था ना, उसको ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर की जाती है, बिल्कुल भाई। नियुक्ति किसकी सिफारिश पर की जाती है, आपकी कॉलेजियम प्रणाली की सिफारिश पर की जाती है। अभी देखा हमने अनुच्छेद 217(1) जब बताया आपको, ये बताया ना, तो कारण भी सही है। नीचे देखिए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए, तो ए और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ले देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया आपका, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आया आपकी बार पॉलिटिकल के अंदर। वो सारे क्वेश्चन देखो कितने इजी है, ये भी देखो भाषा समझ लेना तो ये क्वेश्चन आपकी गलत ही नहीं होंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक होता है। कौन सी आयु तक होता है दोस्तों, आपके 62 वर्ष की आयु तक होता है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। या दोस्तों कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद भी याद करो साथ साथ। अनुच्छेद 217 के अंदर, अनुच्छेद 217 3 है कि 4 है, ये कमेंट में बताना दोस्तों, कल ही बताया था मैंने। तो दोस्तों आपके 4 है। 62 वर्ष तक, या इसी के तहत आपका त्यागपत्र देता है दोस्तों। आपके त्यागपत्र किसको देता है दोस्तों, आपके राष्ट्रपति को। त्यागपत्र किसको देता है, आपके राष्ट्रपति को देता है। सीधा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। किसको संबोधित करता है दोस्तों, आपके राष्ट्रपति को संबोधित करता है। ये भी बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल राइट बात है दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है, बिल्कुल। किसके समान होती है दोस्तों, आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होती है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य कथन है। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर है दोस्तों, आपके अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, अनुच्छेद 217(1) जोड़ा गया था। कौन सा, अनुच्छेद 217(1) है, ये भी याद कर लेना। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा गया, बहुत बार आपके एग्जाम के अंदर आया, अनुच्छेद 217(1) के अंदर। न्यायाधीश को कौन से किसके समान उठाया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान उठाया जा सकता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर। ये आपके सीधे क्वेश्चन आए हुए वैसे एग्जाम के अंदर, और ये कोर्ट वाला क्वेश्चन आ गया, तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक कोर्ट के अंदर दे दिए। अब सारे क्वेश्चन आपके पढ़े हुए थे, दिशा 2020 उठा के देखना, सिंगल क्वेश्चन मिल जाएंगे।
आप देखो बात करें चौथा ऑप्शन, सेवानिवृत्ति के बाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकता है। दोस्तों सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? वकालत नहीं कर सकता। तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा आपका? ये गलत हो जाएगा आपका। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। तो कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख है दोस्तों आपके? अनुच्छेद की बात यानी प्रतिबंध किस पे लगाया गया? अनुच्छेद 220। किस में लगाया गया आपके? अनुच्छेद 220 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर अन्य यानी दूसरी जगह वकालत करने पर क्या है दोस्तों आपके? प्रतिबंध है, प्रतिबंध। ये तो मुख्य न्यायाधीश बनता है ना आपका, जो सुप्रीम कोर्ट का, सॉरी जो हाई कोर्ट पढ़ रहे हैं हम, तो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अलावा वो किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकता फिर, ठीक है। या दूसरे राज्य का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, लेकिन उससे नीचे नहीं आ सकता, ठीक है। या अन्य जगह वकालत भी नहीं कर सकता। तो ये किसमें उपबंध किया गया दोस्तों? आपके अनुच्छेद 220 के अंदर। तो सारे अनुच्छेद भी मैं साथ साथ याद करवा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? उपरोक्त में से कथन सही है तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर जाएगा। अभी देखो मैं रिवीजन भी करवा दूंगा एक साथ सारे अनुच्छेद एक बार दोबारा। एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं मुख्य न्यायाधीश के जितने भी आपके वो हाई कोर्ट के, वो सारे। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट। तो निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चलो निम्नलिखित युग्मों पर हम विचार करते हैं। चलो भाई विचार करते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 223 के अंदर है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश किसके अंदर? आपके अनुच्छेद 223 के अंदर है। बिल्कुल सत्य बात है। क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य है। अपर न्यायाधीश आपके अनुच्छेद 224 1 के अंदर है। भाई कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 223 के अंदर है, बिल्कुल राइट। अपर न्यायाधीश अनुच्छेद 224 1 के अंदर, बिल्कुल राइट। और कार्यकारी न्यायाधीश की बात करें तो अनुच्छेद 224 2 के अंदर है। किसके अंदर? आपके अनुच्छेद 224 सॉरी अनुच्छेद 224 2 के अंदर है। कौन सा? आपका कार्यकारी न्यायाधीश। यहाँ पर दे रखा था आपका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, यह अनुच्छेद 223 के अंदर है। न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी, न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी अनुच्छेद 220 में क्या? नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा आपका। देखो अनुच्छेद 220 अभी आपने देखा था, क्या था अनुच्छेद 220? बताओ भाई। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध। अभी पिछला क्वेश्चन देखा था ना हमने, सेवानिवृत्ति, सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध। अब ये तो हो गया आपका। सर आपने ये तो बता दिया कि अनुच्छेद 220 में ही है, तो फिर न्यायालयों की भाषा अंग्रेजी, ये किसमें उल्लेख है दोस्तों? बताओ भाई। तो दोस्तों ये आपके अनुच्छेद 348 के अंदर, किसके अंदर उल्लेख है दोस्तों? आपके अनुच्छेद 348 के अंदर है। न्यायालयों की जो भाषा होगी वो कैसी होगी दोस्तों? इंग्लिश होगी। लेकिन वर्तमान में इसमें सुधार किया जा रहा है, मांग उठ रही है कि हिंदी में होनी चाहिए, ताकि आम जन को भी समझ में आए कि क्या निर्णय ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है। बाकी देखो अभी गवर्नमेंट इस पर काम कर रही है दोस्तों। उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सम्मिलित है? तो पहला, दूसरा और तीसरा सही सम्मिलित है, तो केवल क, ख और ग सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, ये सारे अनुच्छेदों को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? देखो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 फर्स्ट ग्रेड के अंदर। अब फर्स्ट ग्रेड का वैसे पॉलिटिकल साइंस का तो पेपर बहुत टफ आया था, ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। उच्च न्यायालय की प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं भाई। क्षेत्राधिकार पूछा भाई, क्षेत्राधिकार कौन कौन से? देखो नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़े मामले पर उच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। सांसदों एवं विधायकों के निर्वाचन संबंधी विवाद केवल उच्च न्यायालय ही में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। किसमें प्रस्तुत किए जा सकते हैं दोस्तों? आपके केवल उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। अनुच्छेद 225 के अंतर्गत राजस्व संबंधी मामले, कौन से मामले दोस्तों? आपके राजस्व संबंधी मामले में उच्च न्यायालय को प्रारंभिक अधिकारिता प्राप्त है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। कंपनी कानून, विवाह, तलाक तथा उत्तराधिकार से संबंधित सभी मामले सीधे उच्च न्यायालय में नहीं जाते दोस्तों। आप देखा होगा आपकी किसी के साथ लड़ाई होगी तो तलाक, कंपनी कानून, विवाह है, ठीक है, उत्तराधिकार से संबंधित मामले सीधे हाईकोर्ट थोड़ी चले जाते हो आप। नहीं दोस्तों, सीधे हाईकोर्ट नहीं जाते आप, ये गलत हो जाएगा। कुछ मामले जाते हैं लेकिन पूरे नहीं जाते, केवल कुछ मामले, केवल कुछ मामले जाते हैं दोस्तों, पूरे मामले नहीं जाते। देखो पूरे मामले पहले खंड तहसील पर जाते हैं। देखो सबसे पहले कहाँ पर जाते हैं ऐसे मामले? पहले जाते हैं दोस्तों आपकी तहसील स्तर पर, और तहसील में यदि काम नहीं निपटता तो दूसरे नंबर पर जाते हैं दोस्तों आपके कहाँ पर? जिला न्यायालय में।
और जिला न्यायालय में काम नहीं निपटता तो फिर जाते हैं उच्च न्यायालय के अंदर। यानी एक तरह की प्रोसेस होती है ये। तो सीधे ही आपके वहाँ पर नहीं जाते सारे काम नहीं, जैसे कंपनी कानून, विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी, सीधे उच्च न्यायालय में जाएंगे तो बेचारा उच्च न्यायालय वाला वैसे पेंडिंग हो जाता है अपनी केस, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम पेंडिंग हो जाएंगे। तो ये सारी आपको एक सिस्टम चेन बनाई हुई है। तो केवल कुछ मामले जहाँ पर गंभीरता है तो वो मामले तो सीधे उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल मामले हैं तो पहले तहसील स्तर पर जाते हैं, ठीक है, फिर आपके जिला न्यायालय में जाते हैं और फिर आपके उच्च न्यायालय के अंदर जाते हैं। यदि इन दोनों न्यायालयों से आपका छोटे मोटे काम नहीं होते तो सीधे हाई कोर्ट में जा सकते हो आप। तो ये गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं आज का। अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर देखो सबसे पहले गोल्डारा कर लेना, नहीं है, सही है, असंगत है, असुमलित है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सिली मिस्टेक होने से आपको बचाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिलेख न्यायालय की, बात करते हैं सबसे पहले। तो अभिलेख न्यायालय आया है तो आपको अनुच्छेद का पता होना चाहिए कि अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर है। तो अनुच्छेद आपके दोस्तों अनुच्छेद 215 के अंदर। किसमें उल्लेख है आपके अभिलेख न्यायालय का? अनुच्छेद 215 के अंदर उल्लेख है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। उच्च न्यायालय के निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अनुकरणीय होते हैं। भाई उच्च न्यायालय के निर्णय है वो अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अनुकरणीय होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है, तो बिल्कुल दंड देने की शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय के आदेशों और निर्णयों तथा प्रतिक्रियाओं का अवमानना नहीं की जा सकती, दोस्तों की जा सकती है। यहाँ पर दे रखा है कि निर्णयों की अवमानना नहीं की जा सकती दोस्तों। अच्छा, गलत पूछा था क्या मैं? उच्च न्यायालय के आदेशों, निर्णयों, प्रक्रियाओं की अवमानना नहीं की जा सकती, तो बिल्कुल सही बात है ये तो आपकी, ये भी बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्या मिस्टेक है। उच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति भी प्राप्त है, ठीक है, उच्च न्यायालय को दंड देने की शक्ति भी प्राप्त है। उच्च न्यायालय के निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों के लिए अनुकरणीय होते हैं, अनुकरणीय होते हैं, ये भी सही है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय नहीं है दोस्त, यह गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय नहीं है, ठीक है, पहला मैंने सही कर दिया, चलो कोने पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो दोस्तों हमें पूछा कि अभिलेख न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका पहला नहीं है दोस्तों, बाकी तो आपके सही है, सारे सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड ग्रेड के अंदर, वो सारे कवर भी होते हैं। आपकी बुकलेट की लाइनें देख लो, बुकलेट जीस्ट है आपकी, उसकी लाइनें देख लो, सारी की सारी लाइनें आपकी इस बुकलेट के अंदर मिलेगी टोटल एक क्यों एक, क्योंकि पहले सीधे क्वेश्चन पूछे जाते थे आपके एक एक ऑप्शन वाइज। आजकल ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो रीट क्षेत्राधिकार 2022 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था आपका, रीट 2022 में। सबसे पहले मैं बता देता हूँ। तो रीट क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो भाई निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226, कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रीट जारी कर सकता है। भाई केवल मौलिक अधिकारों पर ही रीट जारी कर सकता है? नहीं दोस्तों, रीट जारी अनुच्छेद 226 के तहत बात करें तो आपके 5 रीट जारी कर सकता है। कितनी रीट जारी कर सकता है? आपकी 5 रीट। कौन कौन सी जारी कर सकता है? सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहले कौन सी आती है दोस्तों? आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दूसरी रीट कौन सी आती है दोस्तों? आपके परमादेश। कौन सी आती है दूसरी रीट? आपकी परमादेश। तीसरी रीट जारी कर सकता है दोस्तों आपकी प्रतिषेध। चौथी रीट जारी कर सकता है दोस्तों आपका अधिकार पर्चा, यानी किस अधिकार से? को वारंटो, अधिकार पर्चा। और पांचवी रीट जारी कर सकता है दोस्तों आपकी उत्प्रेक्षण। कौन सी कर सकता है दोस्तों? आपके उत्प्रेक्षण। ये 5वीं रीट जारी कर सकता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी कर सकता है। देखो मैंने 5 प्रकार की रखा, तो बिल्कुल राइट। वेतन भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, बिल्कुल। वेतन भत्तों का जो निर्धारण है वो कौन करता है दोस्तों? उच्च न्यायालय के संसद करती है, बिल्कुल सत्य बात है। अब देखो जिसको ये ऑप्शन कर रहा था ना, वो इसी के आधार पर ही पता लगा सकता था कि 5 रीट जारी करता है तो केवल मौलिक अधिकारों के लिए थोड़ी करता है, ठीक है, सभी के लिए करता है। तो ये गलत हो गया आपका। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? दूसरा, तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी समझ, इसमें देखो हिंट दी हुई थी आपकी। दूसरे ऑप्शन में एक तरह से आप देखो कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें हिंट दी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस का आपका।
ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका, देखिए क्या क्वेश्चन है आपका। राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। जयपुर पीठ के बारे में संबंध में सही कथन हमें बताना है। सही कथन कौन सा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये भी आपका। जयपुर पीठ का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को किया गया था। भाई जयपुर पीठ का उद्घाटन 29 अगस्त 1949 को किया गया था, सही है क्या जयपुर पीठ का उद्घाटन दोस्तों? नहीं दोस्तों, ये गलत हो जाएगा आपका। जयपुर पीठ का उद्घाटन कब किया गया था आपका? जयपुर पीठ का उद्घाटन किया गया था आपका 31 जनवरी 1977 को। 1977 को, क्योंकि जयपुर पीठ की स्थापना की गई थी। 29 अगस्त 1949 को क्या होता है दोस्तों, आपके राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्त। कब आपकी? 29 अगस्त 1949 को। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। पी सत्यनारायण राज्य समिति की सिफारिश पर 1958 में जयपुर पीठ को समाप्त कर दिया गया। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है आपकी। जयपुर पीठ पहली बार 31 जनवरी 1977 को स्थापित हुई किया गया दोस्तों। तो पहली बार 31 जनवरी 1977 को स्थापित किया गया दोस्तों। इस दिन आपकी पुनर्गठित हुई थी, पुनर्गठित हुई थी जयपुर पीठ 1958 में पुनः स्थापित हुई नहीं दोस्तों, 1977 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। फिर से सही कथन पूछा है दोस्तों हमें। देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कुमारी कांता भटनागर, प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी भाई, बताओ भाई। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी मिस्टेक लग रही है, क्योंकि सही कथन पूछा है। देखो, राजस्थान में उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कुमारी कांता भटनागर थी। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य, एक बार करते हैं। वर्ष 2015 में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 50 न्यायाधीशों की पद निर्धारित है। बिल्कुल राइट। कुल पद कितने आपके 2015 से आपके 50 पद है। बिल्कुल सत्य। सर्वाधिक लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश रहने वाले न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा रहे। बिल्कुल राइट। नहीं, सर्वाधिक लंबी अवधि वाले अच्छा ये गलत हो जाएगा आपको, गलत ही पूछा है ना, ये तो गलत हो गया आपका। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कैलाश वाचु थे दोस्तों, कैलाश वाचु नहीं थी, ये भी गलत दे रखा है, ये भी गलत दे रखा। अच्छा, ये भी गलत था दोस्तों। मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी आपकी, मुख्य न्यायाधीश नहीं थी आपकी, न्यायाधीश थी कांता कुमार भटनागर। क्या थी आपकी? न्यायाधीश थी। अच्छा, मैं मुख्य न्यायाधीश तो देखा नहीं यहाँ पर, कोर्ट में रह गया। चलो कोई नहीं, एक बार देखते हैं हम। राजस्थान उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश दे रखा था दोस्तों। देखो मैंने यहाँ पर महिला देख के सीधा न्यायाधीश चला गया, तो महिला न्यायाधीश देखो यहाँ पर लिख देता हूँ कि प्रथम महिला न्यायाधीश। समझना भाई दोस्तों इस क्वेश्चन को, छोटी छोटी गलती पॉलिटिकल साइंस में गलती करवा देते हैं क्वेश्चन। शब्दों को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। जैसे मैं जल्दीबाजी करता हूँ तो आपको गलत बता देता हूँ कभी कभी। तो देखो, प्रथम महिला न्यायाधीश थी आपकी दोस्तों कांता भटनागर। कौन थी आपकी? कांता भटनागर। तो ये गलत हो जाएगा, ये न्यायाधीश थी, मुख्य न्यायाधीश नहीं थी, तो ये गलत हो गया। तो बच्चा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर 2 ही आपका राइट आंसर पूछा, सही कथन पूछा है। ठीक है, मेरे दिमाग में जब पढ़ते हैं ना, जो दिमाग में चलता है ना वही आपके सामने आता है। ठीक है, तभी कभी कभी मुख्य न्यायाधीश गायब ही हो जाता है, तो यहाँ पर देखो मुख्य शब्द भूल ही गए, दिमाग से निकल गए। चलो याद आ गया, चलो सही टाइम पर, अच्छा हुआ। ऑप्शन नंबर दिखाया, मतलब 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यहाँ पर देखो बाकी सही कर लेते हैं हम। सर्वाधिक लंबी अवधि वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? वो थे आपके कैलाश वाचु, कैलाश वाचु साहब थे सर्वाधिक लंबी अवधि वाले आपके राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपके दोस्तों? प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे आपके कमलाकांत वर्मा, कमलाकांत वर्मा। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। प्रथम यानी सीधा राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे आपके? कमलाकांत वर्मा थे। और वर्तमान की बात करें दोस्तों आपके संजीव प्रकाश शर्मा है कार्यवाहक। वर्तमान की बात करें तो संजीव प्रकाश शर्मा कैसे मुख्य न्यायाधीश है दोस्तों? आपके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाएगा।
तो हमें सही कथन पूछा था, तो 2015 से आपके राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है आपकी दोस्तों? 50 न्यायाधीशों के पद निर्धारित किए गए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों ये भी आपका। देखो, राजस्थान राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 39(1) के प्रावधानों के अनुरूप किया गया, बिल्कुल राइट। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 1995 दिनांक 6 अगस्त 1996 से प्रवर्त है, बिल्कुल राइट। कब से? 6 अगस्त 1996 से प्रवर्त है, बिल्कुल सत्य बात है। इस प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। कौन होता है दोस्तों आपके? राजस्थान जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, जैसे वर्तमान में संजीव प्रकाश शर्मा, वो है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है दोस्तों? तीनों कथन सत्य है, तो 1, 2, 3 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो उस क्वेश्चन में एक लाइन और लिख लेना, पीछे वाले में मुझे याद आ गई, यहाँ पर लिख देता हूँ। आज तक कोई भी महिला न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। अलग पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, पूरी चीज़ें एक ही पेज में आपको कवर हो गई। अभी तक कोई महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, नहीं बनी है। किसकी? राजस्थान की बात करें तो। ठीक है, अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ये तीनों आपके सही है दोस्तों। राजस्थान राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के संबंध में बात करें तो इसका गठन दोस्तों आपके अनुच्छेद 39(1) के तहत किया गया था। किसके तहत? आपके अनुच्छेद 39(1) के तहत। एक क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम 1995 6 अगस्त 1996 को प्रवर्तित हुए थे। कब से प्रवर्तित हुए थे दोस्तों? आपके 6 अगस्त 1996 को। इसका मुख्य संरक्षक कौन होता है दोस्तों? आपके राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश है वह इसके मुख्य संरक्षक होते हैं। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? तो तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। राजस्थान राज्य न्यायिक व्यवस्था के संबंध में सही युग्म चुनिए। राजस्थान राज्य न्यायिक व्यवस्था के संबंध में सही युग्म चुनना है दोस्तों। चलिए चुनते हुए दोस्त। पहला दे रखा है दोस्तों, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना 16 नवंबर 2001 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों आपकी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों आपकी राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना 16 नवंबर 2001 को हुई थी। कब हुई थी आपकी? 16 नवंबर 2001 को हुई थी। अकादमी की टैगलाइन आपकी न्याय मंथन। अकादमी की टैगलाइन क्या है दोस्तों आपके? बता भाई। न्याय मंथन। सही है क्या? न्याय मंथन टैगलाइन। न्यायिक नियम आपके 1 अक्टूबर 1957 को, और न्याय राजस्थान में न्यायिक पद 30। दोस्तों राजस्थान में न्यायिक पद है ना, वो तो कितने आपके? 36। राजस्थान में न्यायिक नियम की बात करें, ये लागू हुए थे दोस्तों आपके 1 अक्टूबर 1952 को। कब लागू हुए थे दोस्तों? 1 अक्टूबर 1952 को। अच्छा सही पूछा है, फिर से देखो गलत सही पूछा है, मैं सोचा असंगत पूछा है। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की स्थापना 16 नवंबर 2001 को हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान अकादमी की टैगलाइन क्या है दोस्तों? बता भाई। टैगलाइन मरुविधिकर रत्नाकर और न्याय मंथन। टैगलाइन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो कर्मण्येव ही संसिद्धि, कर्मण्येव ही संसिद्धि, ये किसकी टैगलाइन है दोस्तों? आपकी अकादमी की टैगलाइन है। किसकी? राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी की टैगलाइन। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। और ई न्यूज लेटर का नाम बात करें, न्यूज लेटर की बात करें, नाम की बात करें, तो एक तो क्या है आपका? न्याय मंथन है दोस्त, और दूसरा कौन सा आपका? मरुविधि रत्नाकर। मरुविधि रत्नाकर। सीधे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो राजस्थान राज्य न्यायिक व्यवस्था के संबंध में सही युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान में न्यायिक पद कितने दोस्तों? आपके 36 है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, शासन सचिवालय। तो ये दोस्तों आपके राजस्थान के उच्च न्यायालय हमने कंप्लीट किया है। पीछे लगभग 40 मिनट से हम राजस्थान के उच्च न्यायालय पढ़ रहे थे। सारे के सारे जितने पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट थे वो सारे करवाए गए एक एक क्वेश्चनों के माध्यम से। कुछ क्वेश्चनों में मैंने थोड़ा छोटा करने का प्रयास किया, 1-2 क्वेश्चन जैसे लास्ट में जहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था तो वो क्वेश्चन हमने खुद से बनाने का प्रयास किया गया।
तो वो भी करवाए। साथ साथ और जितने आपके जो 2025 के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, कलाम बुकलेट की जितनी भी लाइन है वो सारी आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई ताकि रिवीजन आपका बेस्ट हो सके, इसलिए मैंने सारी चीज़ें बताने का प्रयास किया दोस्तों। तो क्लास कैसी लगी कमेंट के अंदर जरूर बताना, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। अब बात करते हैं दोस्तों आपके सचिवालय मुख्य सचिव जो आपका टॉपिक है नेक्स्ट। देखो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए बुकलेट की बात करें तो राजस्थान शासन सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। फिर से सही कथन बात करें, राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप 13 अप्रैल 1955 में अस्तित्व में आया था। तो दोस्तों आपके राजस्थान शासन सचिवालय का एकीकृत रूप है, यह आपका अस्तित्व में आया था दोस्तों आपके 13 अप्रैल 1949 को। कब आया था दोस्तों आपके 13 अप्रैल 1949 को अस्तित्व के अंदर आया था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, तो पहला गलत हो जाएगा आपका। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपका, प्रशासनिक सुधार हेतु 1955 में स्थापित संगठन एवं पद्धति को सामान्यतः O&M संभाग कहा जाता है। कौन सा संभाग कहा जाता है दोस्तों आपके O&M संभाग कहा जाता है, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या है दोस्तों आपका बिल्कुल सत्य है दोस्त। देखो O&M संभाग की स्थापना 13 अप्रैल 1949 को थी, नहीं दोस्त 1955 में हुई थी इसकी स्थापना। कब हुई थी 1955 के अंदर। राजस्थान शासन सचिवालय की एकीकृत रूप देखो फिर से आ गया ये लाइन, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, राजस्थान में प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही युग्म का हमें चयन करना है। कौन से युग्म का सही युग्म का हमें चयन करना है। संगठन तथा पद्धति अनुभाग O&M 1963 में आए थे दोस्तों, नहीं अभी हमने क्या देखो पीछे क्वेश्चन में 1955, तो पहला गलत हो जाएगा। ठीक है। हरीश माथुर समिति, हरीश माथुर समिति दोस्तों 1955 में आई आपकी, यह आई थी 1963 में। सचिवालय पुनर्गठन समिति, भाई सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 में आई थी, बिल्कुल सत्य बात है। अध्यक्ष कौन थे इसके, मोहन मुखर्जी अध्यक्ष थे दोस्त, मोहन मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही। राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग श्रीचरण माथुर की बात करें तो दोस्तों ये कब आया था आपका 1966-70 में नहीं आया। राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग है, यह आपका अस्तित्व में आया था दोस्तों आपकी 1999 के अंदर। अब बात करोगे सर पे 1966-70 में क्या आया था दोस्तों, यह आया था प्रशासनिक सुधार आयोग केंद्र सरकार द्वारा। प्रशासनिक सुधार आयोग किसके द्वारा आया था दोस्तों आपके, केंद्र सरकार द्वारा, सरकार द्वारा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। इसके अलावा एक और बच गया, कौन सा 1971 में सचिवालय प्रक्रिया समिति। सचिवालय प्रक्रिया समिति का गठन कब किया गया था, नोट लगा के लिख देता हूं जो शेष रह गया। सचिवालय प्रक्रिया समिति, समिति की बात करें दोस्तों तो ये बनाई गई थी आपकी 1971 के अंदर। कब बनाई गई थी 1971 के अंदर। इसके अलावा एक और समिति बच गई आपकी बनौत समिति। कौन सी समिति बच गई आपकी दोस्तों, बनौत समिति बच गई, और बनौत समिति का गठन किया गया था आपका 1992, यानी बात करें आपके 6 जून 1992। और दोस्तों इसने रिपोर्ट कब सौंपी थी, इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी आपकी, रिपोर्ट की बात करें तो आपकी 31 मार्च 1995 के दोनों डेटें आपकी पूछी जा चुकी है। ये लो दोस्तों प्रशासनिक सुधार आपको सारा का सारा करवा दिया एक साथ ही। आपको जितने भी प्रशासनिक सुधार आए थे वो एक ही वीडियो के माध्यम से, एक ही क्वेश्चन के माध्यम से आपको कंप्लीट करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। फिर से सही कथन का हमें चयन करना है। मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निश्चित कार्यकाल के लिए की जाती है। दोस्तों मुख्य सचिव की नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा की जाती है क्या, नहीं की जाती दोस्तों। मुख्य सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, आपके मुख्यमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्ति की जाती है। शपथ भी कौन दिलाता है दोस्तों, आपके मुख्यमंत्री दिलाता है। ठीक है। त्यागपत्र भी किसको देता है, आपका त्यागपत्र भी मुख्यमंत्री को देता है मुख्य सचिव। तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। 1958 से पहले राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती थी। 1958 से पहले की बात करें दोस्तों तो आपके केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा, 1958 से पहले की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती थी, केंद्र सरकार द्वारा। और इन्होंने किसको चुना था, आपका प्रथम कौन थे, आपके प्रथम चुना गया था आपका के राधाकृष्णन। किसके द्वारा चुना गया था दोस्तों, आपके के राधाकृष्णन की नियुक्ति की गई थी आपके प्रथम की। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ ले जाता है। नेक्स्ट बात है 1958 में पहली बार भारतीय प्रशासनिक सेवा के
राजस्थान सहवर के मुख्य सचिव की नियुक्ति हुई, बिल्कुल राइट। भाई राजस्थान सहवर के मुख्य नियुक्ति हुई थी आपकी 1958 के अंदर। और कौन बने थे आपके दोस्तों आपके प्रथम राजस्थान सहवर के प्रथम बने थे आपके राजस्थान सहवर के से प्रथम, वो कौन बने थे दोस्तों आपके, वो बने थे आपके भगवंत सिंह मेहता, भगवत सिंह मेहता। ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और हमें क्या पूछा था, सही कथन का चयन कीजिए, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम मुख्य सचिव श्री भगत सिंह मेहता थे, नहीं दोस्तों आपके के राधाकृष्णन थे। कौन थे आपके, के राधाकृष्णन थे। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना। साथ साथ ही मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं है, मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, देखो राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार निम्नलिखित कथनों पर मैं विचार करना चलो करते हैं भाई। राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सचिव के राधाकृष्णन थे, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य सचिव आपके श्री भगत सिंह मेहता थे, बिल्कुल राइट। सबसे ज्यादा कार्यकाल किसका रहता दोस्तों आपके, भगत सिंह मेहता का था। न्यूनतम कार्यकाल वाले मुख्य सचिव आर.डी. थापर रहे, जिनका कार्यकाल 50 दिन का था। कितने दिन का, 50 दिन का, बिल्कुल राइट। श्री वी श्रीनिवासन राजस्थान के प्रथम महिला मुख्य सचिव रहे, नहीं दोस्तों आपके श्री वी श्रीनिवासन की बात करें तो वर्तमान में आपके राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश का पढ़ रहे थे तो न्यायाधीश नाम आ गया। राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन आपके, श्री वी श्रीनिवासन। अब बात करते हैं आपके दोस्तों राजस्थान की प्रथम महिला की बात करें दोस्तों, तो महिला कौन थी दोस्तों आपकी, बताओ भाई प्रथम महिला कौन थी आपकी, तो प्रथम महिला थी दोस्तों आपकी कुशल सिंह। कुशल सिंह ये तो कौन सी थी आपकी, फर्स्ट थी। दोनों अशोक गहलोत तो ये काल में बनी थी, कल भी बताया था मैंने। सेकंड थी आपकी उषा शर्मा, ठीक है। दूसरी कौन थी आपकी, उषा शर्मा थी। इसके अलावा साथ साथ फैक्ट और भी जान लो साथ साथ, जो आपके पूछ ले जाते हैं कभी कभी एग्जाम के अंदर, या आगे वाले क्वेश्चन में कर लेंगे। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है दोस्तों, तो पहला दूसरा तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के मुख्य सचिव के संबंध में सही युग्म के चयन कीजिए। सही युग्म का मैं चयन करना, आरपीसी के सदस्य के रहे मुख्य सचिव श्री संवलदान उज्ज्वल। भाई आरपीसी के सदस्य रहे मुख्य सचिव श्री संवलदान उज्ज्वल रहे थे क्या, भाई बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात, बिल्कुल सत्य बात। मुख्य सूचना आयुक्त रहे मुख्य सचिव श्री मोहन मुखर्जी। मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो कौन रहे दोस्तों आपके, श्री मोहन मुखर्जी रहे, नहीं दोस्त ये गलत हो जाएगा। मुख्य सूचना आयुक्त आपके रहते आपके दोस्तों आपका देवेंद्र भूषण गुप्ता, और दूसरे रहते दोस्तों आपके टी श्रीनिवासन। जो दोनों चौथे ऑप्शन दे रखे हैं, तीसरे चौथे ऑप्शन, ये दोनों क्या रहते दोस्तों आपके मुख्य सूचना आयुक्त रहते, बिल्कुल राइट। महिला मुख्य सचिव, तो महिला देवेंद्र, देखो नाम से कर लो, 2 बार मुख्य सचिव रहे आपके, 2 बार मुख्य सचिव को रहते दोस्तों आपके, देखो के राधाकृष्णन 2 बार रहते आपके, जो आपके प्रथम थे ना के राधाकृष्णन 2 बार है। भगत सिंह मेहता आपके, भगत सिंह मेहता है, ये भी 2 बार है दोस्तों आपके। इसके अलावा दोस्तों आपके कौन आ गया आपके मोहन मुखर्जी, मोहन मुखर्जी थे दोस्तों, ये भी आपके 2 बार मुख्य सचिव रहे। और एस राजन, ये भी राजस्थान के 2 बार मुख्य सचिव रहे। तो नीचे लिखे सारे के सारे 2 बार रहे थे दोस्तों आपके, ये गलत हो जाएगा आपका। बाकी राइट आंसर हो गया आपका, सही कथन पूछा था ऑप्शन नंबर 1, सारे सारे यहाँ पर आ गए। महिला मुख्य सचिव की बात करें तो महिला मुख्य सचिव आपकी पहले थी कुशल सिंह, दूसरी थी आपकी उषा शर्मा। तो सारे मुख्य जो सचिव थे वर्तमान में आपके जो महत्वपूर्ण फैक्ट बनते थे वो सारे के सारे आगे बुकलेट की एक भी लाइन यहाँ पर नहीं छोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति राजस्थान राज्य के 2 बार मुख्य सचिव नहीं रहा, कौन सा नहीं रहा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया, पीछे पिछले कर चुके हैं। देखो राधाकृष्ण रहते, भगत सिंह रहते, CS राजन रहते, लेकिन सांवलदास उज्ज्वल नहीं रहे। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो सीधा क्वेश्चन भी हमारा आ गया। और अभी देखो हमने लिखे थे सारे, ये रहे आपके सारे के सारे जो आपके 2 बार मुख्य सचिव रहे राजस्थान के, उनकी बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशन और रीजन दे रखा है। राजस्थान राज्य में प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह रही, बिल्कुल राइट। कौन थी आपकी, कुशल सिंह थी, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सत्य बात है, अभी देखा हमने।
राजस्थान राज्य में महिलाओं की सचिव बनने वाली एकमात्र व्यक्ति कुशल सिंह ही रही है। नहीं दोस्तों, एकमात्र कुशल सिंह नहीं रही है, आपकी उषा शर्मा भी बन चुकी है। कौन बन चुकी है? आपकी उषा शर्मा, जो सेकंड थी, दूसरी। तो नीचे देख कूट का सही उपयोग करें तो एकमात्र लिख रखा था यहाँ पर, तो एकमात्र की वजह से गलत हो जाएगा। केवल ए सही है परंतु आर गलत हो, तो ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर से आपका राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखो सारे क्वेश्चन आगे ने, सारे मुख्य सचिव आगे, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आगे पूछे गए थे। सारी समितियां मैंने प्रशासन सुधार समितियां करवा दी, मुख्य सचिव सारे करवा दिए, ठीक है। किंग पिन भी खा जाता है मुख्य सचिव को। राज्य प्रशासन का क्या खा जाता है मुख्य सचिव को? राज्य प्रशासन का किंग पिन खा जाता है। क्या खा जाता है दोस्तों? आपका किंग पिन खा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के जिला एवं संभागीय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। चलो दोस्तों, अब देखो हमने आज आपके राजस्थान उच्च न्यायालय पढ़ा, फिर आपके राजस्थान के शासन सचिवालय आपका पूरा कंप्लीट कर लिया। जो जीएसटी के बुकलेट जिस्ट के अंदर जितने दिए हुए थे वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पर करवा देंगे। क्लास कैसे लगी कमेंट के अंदर बताते रहना साथ साथ। तो हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान के जिला एवं संभागीय प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? बताओ भाई, सही कथन बताना हमें। जिला प्रशासन का मुखिया संभागीय आयुक्त होता है। जिला प्रशासन का मुखिया संभागीय आयुक्त नहीं होता दोस्त। जिला प्रशासन का मुखिया होता है दोस्तों आपका कलेक्टर। कौन होता है आपका? जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर होता है दोस्त। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, तो पहला गलत हो जाएगा। संभागीय आयुक्त का पद 1962 में समाप्त किया, ठीक है। किसने किया 1962 में? मोहनलाल मुखर्जी ने, मोहनलाल सुखाड़िया ने, मुखर्जी का नाम आ गया, मोहनलाल सुखाड़िया ने। और 1987 में पुनः चालू किया गया, तो सीएम कौन थे आपके? हरिदेव जोशी। जोशी ने पुनः चालू किया, तो बिल्कुल राइट। दूसरा आपका बिल्कुल सत्य बात है भाई। संभाग जिला एवं संभागीय प्रशासन, दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। संभागीय आयुक्त के पद पर राज्य सेवा के कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति होगी। कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति होगी क्या दोस्तों? बताओ भाई, कनिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति होगी क्या? नहीं दोस्तों, आपके वरिष्ठ अधिकारी की। किसकी नियुक्ति होगी? आपकी वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति होगी, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। संभागीय आयुक्त को राजस्व अपीलीय प्राधिकारी नहीं माना जाता दोस्तों, आपके अपीलीय प्राधिकारी माना जाता है, ये भी गलत हो जाएगा। कौन सी धारा के तहत दोस्तों? आपके न्यायिक कार्यों के अंतर्गत संभागीय आयुक्त को राजस्थान भू, देखो किसके तहत? राजस्थान भू राजस्व, भू राजस्व अपील अधिनियम, अब अधिनियम की आपकी धारा 75(1), धारा 75(1) तथा छिंतर गय के तहत, छिंतर गय के तहत क्या माना गया दोस्तों? आपका अपीलीय अधिकारी माना गया। क्या माना गया? आपका अपीलीय अधिकारी माना गया। हमें क्या पूछा? सही कथन पूछा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जिला कलेक्टर की नियुक्ति के संबंध में सही कथन कौन सा है? भाई जिला कलेक्टर की नियुक्ति के संबंध में सही कथन बताना है दोस्तों हमें, कौन सा? जिला कलेक्टर के रोल में केवल नव नियुक्त आईएएस अधिकारी की ही नियुक्ति की जाती है? नहीं दोस्त, केवल नए नियुक्त आईएएस अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाती। राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पहली बार 2009 में जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापित किया गया। बिल्कुल राइट, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिला कलेक्टर के कार्यों एवं भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? कार्य एवं भूमिका के संबंध में सही कथन बताना दोस्तों हमें। पहला ऑप्शन है, जिला कलेक्टर केवल राजस्व संबंधी कार्य करता है कि नहीं दोस्त? केवल राजस्व संबंधी कार्य नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा। जैसे बात करें आपके लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय नगरीय स्वशासन एवं पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव कराने का दायित्व भी रहता है। मुखिया के रूप में नियंत्रण प्रेक्षक का कार्य जिला प्रशासन का मुखिया होता है दोस्तों। जिला प्रशासन का क्या होता है दोस्तों? आपका मुखिया। इसका होता है आपका जिला प्रशासन का। जिला कलेक्टर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष नहीं होता है दोस्त, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। जिले में चुनाव संचालन, जनगणना, विभागीय समन्वय का दायित्व किसका होता है दोस्तों? जिला कलेक्टर का होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता जिला परिषद करती है। जिला महिला सहायता समिति का अध्यक्ष जिला परिषद नहीं करती दोस्तों, आपके कौन करता है? आपका कलेक्टर करता है। कौन करता है? आपका कलेक्टर करता है दोस्त। तो सही कथन की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर
3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित कूट में से कौन सा कार्य दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर के है? भाई दंडनायक के रूप में जिला कलेक्टर कार्य कौन से है बताओ भाई। तो दोस्तों आपके कानून और व्यवस्था बनाए रखना जिला कलेक्टर कार्य, जिला पुलिस तंत्र का नियंत्रण रखना भी जिला कलेक्टर का प्रमुख कार्य, सांप्रदायिक दंगों एवं उग्र प्रदर्शनों का नियंत्रण रखना भी जिला कलेक्टर कार्य, जातीय प्रमाण पत्र जारी करना भी जिला कलेक्टर का कार्य है दोस्तों। जाति मूल निवास सब किसके कार्य है दोस्तों? आपके जिला कलेक्टर की। तो 1 2 3 4 कर लेना दोस्तों, क्या कर लेना? 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चारों कार्य हैं आपके, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बात करते हैं आपके राजस्थान पुलिस के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। राजस्थान पुलिस के संबंध में पूछा, यानी पुलिस प्रशासन आ गया आपका। राजस्थान पुलिस का गठन 1955 में हुआ? नहीं दोस्त, राजस्थान पुलिस का गठन जनवरी 1951 में किया गया। जनवरी 1951 में हुआ था दोस्तों आपका राजस्थान पुलिस का गठन। तथा राजस्थान पुलिस सेवा का गठन कब किया गया दोस्तों? राजस्थान पुलिस सेवा का गठन किया गया था 1951 में। ये भी कब किया गया था आपका? 1951 में किया गया था। तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा। थाने का प्रभारी एसएचओ कहलाता है, बिल्कुल। थाने का जो प्रभारी होता है वो क्या कहलाता है? एसएचओ कहलाता है। और जिले में पुलिस बल के नियंत्रण का अधिकार जिला पुलिस अधीक्षक के पास होता है, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जगह? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुलिस का मुख्य उद्देश्य केवल अपराध नियंत्रण करना नहीं दोस्तों आपके। पुलिस का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो दोस्तों जैसे आपके अपराध नियंत्रण तो है ही है, ये तो मुख्य रूप से है, 1 नंबर में तो ये आता है। इसके साथ साथ दोस्तों आपके कानून एवं व्यवस्था प्रबंधन, व्यवस्था प्रबंधन ये भी किसका काम है दोस्तों? आपके पुलिस का काम है। सामाजिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द, शांति और सौहार्द, शांति एवं सद्भाव ये भी किसका काम है दोस्तों? आपके राजस्थान पुलिस का काम। पुलिस विभाग सर्विलांस और वाहन ट्रैकिंग के लिए कोई आधुनिक प्रणाली का उपयोग नहीं करती दोस्तों, ये गलत हो जाएगा। आधुनिक प्रणाली का उपयोग करती है, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन है दोस्तों आपकी। देखो, उपखंड अधिकारी को चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। उपखंड अधिकारी को चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। उपखंड अधिकारी केवल तहसील स्तर के राजस्व कार्य सीमित होता है? नहीं दोस्त, केवल तहसील स्तर पर राजस्व कार्य का सीमित नहीं होता उपखंड अधिकारी का, यानी आरएससी की बात कर रहा है, तहसील स्तर पर होता है ना आपका उपखंड अधिकारी। तो ये सही है और गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य तहसीलदार के कार्यों की जिम्मेदारियों में असंगत है? भाई तहसीलदार के कार्यों में असंगत कौन सा होगा? तहसील में राज्य का अभिन्न कर्ता होना, बिल्कुल राइट है, ये कार्य है। राजस्थान तहसील सेवा आरटीएस का अधिकारी होना, बिल्कुल। राजस्थान तहसील सेवा आरटीएस का अधिकारी होना, बिल्कुल राइट। उपभोक्ता वस्तुओं के राशनिंग की जिम्मेदारी निभाना, बिल्कुल। जिले की सभी पुलिस स्टेशन पर नियंत्रण रखना, नहीं दोस्तों, ये इनका काम नहीं है, जिला कलेक्टर का काम है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान में पटवारी प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत कौन सा है? पटवारी प्रशासन के संबंध में पूछा है दोस्तों। चलो पटवारी के बारे में जान लेते हैं। पटवारी प्रशासन की मूल इकाई है, बिल्कुल राइट। पटवारी क्या है? प्रशासन की मूल इकाई कहलाती है। क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। पटवारी क्या है? प्रशासन की मूल इकाई है, बिल्कुल राइट। पटवारी के स्थानांतरण एवं अनुशासन की शक्तियां जिला कलेक्टर के पास है। किसके पास है? जिला कलेक्टर के पास है पटवारी के स्थानांतरण एवं अनुशासन की शक्तियां, बिल्कुल राइट है। पटवारी पद पर भर्ती एवं नियम बनाने का कार्य राजस्व मंडल करता है। कौन करता है दोस्तों? आपके राजस्व मंडल करता है। सही क्या? बिल्कुल सही है, राजस्व मंडल करता है। पटवारी केवल एक ही स्थान पर ट्रेनिंग प्राप्त करता है? नहीं दोस्त, एक ही स्थान पर ट्रेनिंग प्राप्त नहीं करता। ट्रेनिंग की बात करें तो आपका टोंक के अंदर करता है। सेंटर की बात बता देता हूँ, देवखेड़ा अलवर के अंदर सेंटर है आपका, कोटा के अंदर है आपका, देवबारी उदयपुर के अंदर भी आपका सेंटर बनाया गया पटवारी ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। जोधपुर में है आपका, सारे लिख देता हूँ, ठीक है। गजसिंहपुर गंगानगर के अंदर पटवारी ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया, ठीक है। ये सारे सारे क्या आपके दोस्तों? पटवारी ट्रेनिंग स्कूल, ट्रेनिंग स्कूल। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असंगत हो जाएगा। बाकी सारे के सारे जितनी लाइनें थी वो सारी एक साथ ही आपको देख दी गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की पहली शुरुआत कब हुई थी? यानी पंचायती राज की क्वेश्चन आ गया। देखो दोस्तों, हमने उपखंड प्रशासन देख लिया, तहसील प्रशासन देख लिया, पटवारी प्रशासन देख लिया, पुलिस प्रशासन देख लिया और जिला कलेक्टर प्रशासन देख लिया, जिला प्रशासन देख लिया। वो सारा टॉपिक आपको करवा दिया गया। सारे जितने पॉइंट दिए थे बुकलेट के अंदर, जिस बुकलेट के अंदर, वो सारी सारी आपको करवाने का प्रयास किया। भारत में आप पंचायती राज की क्वेश्चन करते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की पहली शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1959, 15 अगस्त 1950 या 24 अप्रैल 1993। तो राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1959, ऑप्शन नंबर 2। रीट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से, 2022 में क्वेश्चन आया था। 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी दोस्तों। कहाँ से? बगदरी गाँव, नागौर में पड़ता था उस टाइम। तो कहाँ पर? नागौर के अंदर। किसके द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू। सीधा क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान पंचायती राज के संदर्भ में असंगत है? कैसा आपका असंगत क्वेश्चन पूछा है हमें। राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 द्वारा पंचायतों का पुनर्गठन किया गया। किसके द्वारा? राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 के द्वारा पंचायतों का पुनर्गठन किया गया। बिल्कुल राइट। यह आपका अभी 2025 का क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड का। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय योजना का सुझाव दिया। किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति ने इसे त्रिस्तरीय योजना का सुझाव दिया। बिल्कुल राइट। पंचायती राज अधिनियम 1994 में लागू किया गया। कौन सा? 1994। 73वां संविधान संशोधन 1953 लागू नहीं दोस्तों, आपके 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 आपका असंगत हो जाएगा। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? आपके पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कब? 24 अप्रैल को। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान में लागू कब हुआ था दोस्तों? 1994 वाला राजस्थान में लागू कब हुआ था आपका? 23 अप्रैल 1994 को। 1994 को लागू किया गया था। अनुच्छेद की बात करें, आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 में आपके अनुच्छेद जोड़े गए थे 243 ए से 243 और तक। कौन से भाग के अंदर? आपके भाग 9 के अंदर। कौन से भाग में जोड़े गए थे आपके दोस्तों? भाग 9 के अंदर जोड़े गए थे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आगे। राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज लागू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून लागू किया गया? कौन सा कानून लागू किया गया भाई बताओ दोस्तों? आगे राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 नहीं, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1993 नहीं, 53 नहीं दोस्तों। पहला केवल एक, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ये फिर से आपका खतरों कारण वाला क्वेश्चन है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। बिल्कुल राइट। 73वां संविधान संशोधन लागू होने की तारीख 24 अप्रैल 1993 थी। 73वां संविधान संशोधन लागू होने की तारीख 24 अप्रैल 1993 थी। बिल्कुल राइट। राजस्थान की बात कर रहा है तो ए और दोनों सही है। आर एक इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया? भाग 9 के अंदर। तो कौन सा हो जाएगा आपका? भाग 10 से, ठीक है, भाग 12, भाग 9, भाग 8। तो भाग 9, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों आपकी। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के पारित होने की तारीख क्या थी? 23 अप्रैल 1994 या 24 अप्रैल 1993, 2 अक्टूबर 1959, 15 अगस्त 1950। तो दोस्तों आपके 23 अप्रैल 1994, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बता दिया पीछे। सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछे गए। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं के लिए संविधान में अनुच्छेदों का कौन सा क्रम दिया गया? अनुच्छेद 243 ए से 243 ओ तक, अनुच्छेद 243 बी से 243 ओ तक, केवल 243 ए, केवल 243 बी। दोस्तों 243 ए से 243 ओ तक दिया गया, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ग्राम पंचायत में सरपंच को कितने दिनों के भीतर बैठक बुलाना अनिवार्य है और बैठक में न्यूनतम कितने सदस्यों की उपस्थिति होनी चाहिए? यानी कोरम की बात करें, 15 दिन में कुल सदस्यों का 1/2, 15 दिन में कुल सदस्यों का 1/3, 1 माह में कुल सदस्यों का 1/3, या आपके 3 माह में कुल सदस्यों का 1/4। तो दोस्तों आपके 15 दिन में बुलानी होगी बैठक। कितने दिन में बैठक बुलाना अनिवार्य है? 15 दिन में। और कुल सदस्यों कोरम कितनी है दोस्तों? आपका 1/3 कोरम होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। क्या जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें।
राजस्थान में ग्राम सेवक पद राजस्थान में ग्राम सेवक के पदनाम किस अधिनियम के द्वारा बदलकर ग्राम विकास अधिकारी किया गया? ये क्वेश्चन बहुत अभी पूछा गया 2025 के अंदर, 2 बार पूछा जा चुका है 2025 के अंदर ये क्वेश्चन। पंचायती राज अधिनियम 1994, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021, 13वां संविधान संशोधन 1992, राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 के अंदर आपकी वीडियो कर दिया गया, यानी ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया पटवारी का नाम बदलकर। क्या कर दिया गया आपका? वीडियो कर दिया गया दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कौन सी धारा के तहत दोस्तों? आपकी धारा 89(2)(a) के तहत। धारा की बात करें तो धारा 89(2)(i) के तहत दोस्तों। सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है आपके एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों आपकी, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। पैसा अधिनियम की बात करें तो राजस्थान में पैसा अधिनियम 1996 के तहत, राजस्थान में पैसा अधिनियम 1996 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 लाया गया दोस्त? नहीं दोस्त, ये नहीं लाया गया आपका। राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में उपांतरण अधिनियम 1999 में आया था। ऑप्शन नंबर 2 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में नगरपालिका अधिनियम कब लाया गया और ये कब से प्रभावी हुआ? 1 जून 1993, 11 सितंबर 2009, 24 अप्रैल 1993 या 2 अक्टूबर 1959। तो दोस्तों आपके 11 सितंबर 2009 को यह अधिनियम लाया गया था। कौन सा? राजस्थान में नगरपालिका अधिनियम कब लाया गया? 11 सितंबर 2009 से ही प्रभावी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, देखो 3 लाख से अधिक जनसंख्या वाली नगरीय निकायों में क्या बनाई जाती है और इनके लिए किस अनुच्छेद का प्रावधान है? वार्ड समितियां अनुच्छेद 243(s), वार्ड समितियां अनुच्छेद 243(1)(s). तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अनुच्छेद याद कर लेना दोस्तों, अनुच्छेद 243(s) के तहत बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों आपके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? राजस्थान में वर्तमान में एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ स्थित है? राजस्थान में वर्तमान में एकमात्र छावनी बोर्ड है, वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों आपके? जयपुर में, जोधपुर में, नसीराबाद अजमेर में या उदयपुर में? दोस्तों आपके नसीराबाद अजमेर में है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। छावनी बोर्ड अधिनियम कब आया था दोस्तों आपका? अधिनियम आया था आपका 2006 के अंदर। कब आया था आपका? 2006 के अंदर यह अधिनियम आया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, शहरी निकायों में कार्यों और शक्तियों में वृद्धि हेतु संविधान की किस अनुसूची में 18 विषय शामिल किए गए? 11वीं अनुसूची में, 12वीं अनुसूची में, 13वां संविधान संशोधन, 14वां संविधान संशोधन? तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका? 12वीं अनुसूची के अंदर नगर पालिका है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने विषय शामिल किए गए दोस्तों आपके? 18 विषय शामिल किए गए, तो सीधे सीधे आपके पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों आपके, संविधान के किस अनुच्छेद में नगरपालिकाओं और द्वारा संविधान के अनुच्छेद में नगरपालिकाओं द्वारा कर लगाने की शक्ति और उनकी निधियों का प्रावधान किया गया? कर लगाने की शक्ति और उनकी निधियों का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 243W, 243X, 243Y, 243Z। तो राइट आंसर हो जाएगा 243X। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीसी के अध्यक्ष या सदस्य को किस आधार पर पदच्युत किया जा सकता है? बताओ भाई। यानी कि आप हम अंतिम टॉपिक राजस्थान लोक सेवा आयोग में पहुंच चुके हैं, यानी आपके जो राजस्थान पॉलिटी का अंतिम टॉपिक है राजस्थान लोक सेवा आयोग। अब तक देखो हमने पंचायती राज कर लिया, नगर प्रशासन कर लिया, आपका जिला प्रशासन कर लिया, ठीक है, खंड विकास अधिकारी वाला कर दिया, आपका पटवारी वाला कर दिया टॉपिक आपका, और पुलिस, राजस्थान पुलिस वगैरह कर लिए। जितने टॉपिक थे सारे, अब आपका अंतिम टॉपिक है आपका राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीसी। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्यों किस आधार पर किया जा सकता है दोस्तों आपकी? केवल उम्र की सीमा होने पर नहीं दोस्त, केवल कदाचार या दुराचार के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके तहत? अनुच्छेद 317(a) के तहत, अनुच्छेद 317(a) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल के संबंध में सही कथन है? बताओ भाई सही कथन कौन सा? तो नियुक्ति कौन करता है आपके? राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की राज्यपाल करता है।
कौन करता है आपका? राज्यपाल करता है नियुक्ति। कौन से अनुच्छेद के तहत? आपकी अनुच्छेद 316 ए के तहत। ठीक है। कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? आपके 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी कम हो पहले, यानी अनुच्छेद 316(2) के तहत। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर ए क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात कर लो आपके अनुच्छेद 316(3) की बात करें तो दोस्तों आपकी पुनर्नियुक्ति दी हुई आपके अनुच्छेद 316(3) के अंदर। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीसी के सदस्यों में सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, लोक आयोग अध्यक्ष या राज्य सचिवालय? तो राज्यपाल दोस्तों। कौन करता है आपका सेवा शर्तों का निर्धारण? राज्यपाल करता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ जाता है। तो दोस्तों आरपीसी की बात करते हैं आगे। आरपीसी की बात करें तो कौन से भाग के अंदर? आपके संविधान के भाग 14 के अंदर उल्लेख है। ठीक है। कितने अनुच्छेद? आपके अनुच्छेद 315 से लेकर 323 अनुच्छेद भी पूछे जाते हैं भाई आरपीसी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आरपीसी के अध्यक्ष या सदस्यों को पद छोड़ने या त्यागपत्र या पद से हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 316, 317, 315, 318। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपके? 317 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वर्तमान में, क्योंकि क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। वर्तमान बात करते हैं आरपीसी की। सबसे पहले तो हम या तथ्य की बात कर लेते हैं। तथ्य लिख ले। वर्तमान आरपीसी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वह आपके उत्कल रंजन साहू। उत्कल रंजन साहू कौन? आपके उत्कल रंजन साहू है दोस्तों। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है। आरपीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं तो आरपीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे आपके? वो थे दोस्तों आपके एस के घोष। कौन थे आपके? एस के घोष थे। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। वही बात करें दोस्तों आपकी आरपीसी के प्रारंभिक 2 सदस्य। आरपीसी के प्रारंभिक 2 सदस्य वो कौन थे दोस्तों आपके? एस टी तिवारी, एन आर चंद्रोकर। आरपीसी के 2 प्रारंभिक सदस्य थे। वर्तमान सचिव कौन है दोस्तों आपके? आरपीसी के वर्तमान सचिव की बात करें दोस्तों, वो आपके रामनिवास मेहता। कौन है आपके? रामनिवास मेहता वर्तमान में सचिव है। प्रथम सचिव कौन थे दोस्तों आपके? प्रथम सचिव थे दोस्तों श्याम सुंदर शर्मा। श्याम सुंदर शर्मा साहब थे। सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे दोस्तों आपके? डीएस तिवारी। कौन थे आपके? डीएस तिवारी थे। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम कार्यकाल की बात करें दोस्त, वो कौन थे आपकी? बीएल राउत। और फर्स्ट कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे आपके? कार्यवाहक अध्यक्ष की बात करें तो वो थे दोस्तों आपकी एल जोशी। और अब तक महिला सदस्य कितनी बन चुकी है? जो महिला अध्यक्ष पूछे ना दोस्तों आपके, महिला अध्यक्ष कोई नहीं, आज तक कोई नहीं बनी। और महिला सदस्य पूछे दोस्तों तो कितनी बन चुकी है? 7। और दोनों यहाँ पे, एक तो संगीता आर्य, मंजू शर्मा, दोनों ने इस्तीफा दे दिया वर्तमान के अंदर। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और 2025 में बने थे उत्कल रंजन साहू। और 2025 में इनकी संख्या कितनी कर दी वर्तमान में? संख्या की बात करें तो आपकी 11 कर दी, यानी एक अध्यक्ष और 10 सदस्य। तो ये लो आरपीसी पूरी वर्तमान तथ्य, जो मुख्य तथ्य आपके पूछे जाते हैं जो बुकलेट के अंदर दिए हुए, उससे अलावा भी कुछ फैक्ट आपको यहाँ पर बताएंगे। तो आप आपके राजस्थान की बुकलेट की जीएसटी की बुकलेट की बात करें तो आपकी पूरी एक लाइन आपको यहाँ पर करवा दी गई। कुछ अनुच्छेद जैसे पंचायती राज के अनुच्छेद 243 लेकर 200 नगर पालिका के अनुच्छेद है, उनको छोड़कर बाकी आपको सारे करवा दी गई। क्लास कैसे लगी आज की कमेंट करके जरूर बताना। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और आप सुबह आप एडमिट कार्ड देख लेना अपना, क्योंकि एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं, अभी साइड चल रही होगी। यदि आप साइड के ऊपर आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं
तो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी दोस्तों। ये एडमिट कार्ड आराम से देखिए, कल देख लीजिए, परसों देख लीजिए, 17 से आपके एग्जाम स्टार्ट है, तो वहाँ पर आपको कल से यानी 15 से पहले कर लेना एक बार। 15 को और एक बार शायद हैंग हो सकती है आपकी, क्योंकि फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट आ रहा है, लेकिन 15 से पहले एक बार डाउनलोड कर लेना एडमिट कार्ड, ठीक है। इसके साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक। और एक अनुसंधान वाली क्लास वगैरह लेनी है अभी एक बार, तो आप कमेंट के अंदर बता देना, ठीक है, वरना फिर आप सेल्फ स्टडी कीजिए। पेपर अपने चल रहे हैं, 2 पेपर आपको करवाने हैं, माइनर टेस्ट 9 और मेजर टेस्ट 2, उनका एनालिसिस अपना कंटिन्यू चल रहा है। कल और परसों आपको पूरा फ्री कर दिया जाएगा, फिर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इसके साथ इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।